बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आज हम एक और लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हमने ये पूरा वीक जो है इसको ट्रिब्यूट वीक के तौर पे आगे लेके बढ़ रहे हैं और हमने यही फ़ैसला किया है कि मॉर्निंग विद जुगन में हम रेगुलरली अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सिर्फ किसी ऐसे मौके पे नहीं कि डेथ एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल ओकेज़न है, बल्कि अपने लेजेंड्स को हर लम्हे याद रखना हमारा फ़र्ज़ है एज अ नेशन। स्पेशली वो लोग जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम उस लेवल पे रोशन किया जो शायद एक आम इंसान नहीं कर सकता था। आज हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है व्यूअर्स के जिस पर्सनैलिटी को मैं भी इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। वैसे तो उनका नाम ही काफ़ी है, उनका नाम जैसे ही लोग सुनते हैं, स्पेशली म्यूज़िक की दुनिया के लोग, तो फ़ौरन अदब में खड़े हो जाते हैं, सर उनका झुक जाता है। एक म्यूज़िक की नॉलेज का ख़जाना, एक ऐसे लिरिसिस्ट और पोइट जिन्होंने बहुत काम किया नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ, अताउल्लाह ख़ान सखीलवी के साथ, दैन अताउल्लाह ख़ान के साथ, दैन विद आरिफ लोहार और बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ। SM सादिक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का आज के दिन। आप ख़ुद एक लेजेंड हैं और लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लेजेंड का सेट पे होना बड़ा ज़रूरी होता है सर। आपके साथ हमें ऑफ कोर्स ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे ताहिर सरवत मीर साहब, जो पूरा वीक हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ इस ट्रिब्यूट के सिलसिले में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। इनको कौन नहीं जानता, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एक शोबिज़ की दुनिया का ख़जाना इनके अंदर छुपा हुआ है। बहुत सी नोन और अननोन बातें ताहिर साहब के पास ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज तो हम बाकायदा मैचिंग हो गए, आज उस्ताद के साथ स्टूडेंट मैच कर ही गया थोड़ा थोड़ा। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ एक और ब्रिलियंट पर्सनालिटी, बहुत बड़े बाप के बेटे, BJS कॉलिंग बैंड है, उसके अलावा एक बेहतरीन म्यूज़िक टीचर हैं, लेकिन उससे बढ़ के ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर एंड अ ब्रिलियंट कवाल। हमारे साथ दीम सलामत साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो सर। थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे यंग टैलेंटेड सिंगर्स भी हमारे साथ हैं। जब जूनियर सीनियर्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं अच्छे अंदाज में तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो ट्रिब्यूट में हिस्सा डालने के लिए आज रब्बास भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव शुजा एहसन आल्सो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम की शुरुआत एज़ यू नो मेरे बहुत ही प्यारे भाई खालिद खान साहब के साथ हुई। खालिद खान और उनकी कवाल पार्टी हमारे साथ है, वो हमारे साथ प्रोग्राम के एंड तक रहेंगे। हर इंसान जब किसी लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करने जाते हैं तो अपना अपना हिस्सा तो डालना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। और बहुत बहुत खूबसूरत हम पेश की आपने शुरुआत में। ओके व्यूअर्स, गुफ्तगू के सिलसिले को जब शुरू करते हैं तो सर आपसे बात करना बनता है। देखिए बेसिक बातें तो सभी जानते हैं, ऑनलाइन भी जाएं तो विकिपीडिया पे मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है। आपका ताल्लुक कैसा था? मैं जी 1975 या 76 होगा, ये मुझे सन याद नहीं है। तो मैं चौथी जमात का तालिब इल्म था, तो मुझे बिल्कुल ये लगता था कि मैंने पढ़ाई करनी नहीं है। हाँ, तो मैंने ये सारा काम छोड़ के, तो मुझे शायरी का बहुत ही जुनून था। उस वक्त अताउल्लाह सखीलवी भी नए नए ही आए थे। तो मैं एक किताब लेके, मैंने एक किताबत करने वाला बंदा रखा होता था। अच्छा। जो मैं कलाम लिखता था वो मैं किताबत करवा लेता था, हाथ से जो लिखते हैं। अब तो कंप्यूटर है ना, तो उस वक्त तो नहीं था ये। तो जब मैंने एक सोहनी और घड़े का तकरार लिखा, इश्क आख्या सोहणिए मुड़ पिछा इन्हें लखां दी जान गवा छड़ी, वो मैं लेके सबसे पहले जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के पास गया। तो वो जब मैं उनकी सीढ़ियाँ चढ़ा तो वो सामने एक बड़ा सा मंजा था, उसके ऊपर वो बैठे थे। तो वो मैंने जब उनके आगे वो किताब रखी तो बड़ी खूबसूरत सी डायरी थी। वो शौक़ होता है जब बंदे को, तो वो चाहता है कि मैं अच्छे तरीके से काम करूँ। तो उस वक्त मेरी उम्र 15 साल नहीं थी, तो पूरी नहीं थी 15, 14.5 साल मेरी एज होगी। तो खान साहब ने जब मेरा कलाम पढ़ा तो मुझे कहने लगे भी आपके कलाम में वज़न है, लेकिन मैं वाक़यात नहीं पढ़ता, मैं वाक़यात नहीं गाता। सही। तो फिर मैंने उधर ही खान साहब के पास बैठ के 2 आइटम लिखे। एक आइटम तो इनके वालिद की जब बरसी थी ना, उसके ऊपर उस वक्त मैं साथ नहीं था, तो मुझे बाद में टेप मिली कि उधर इनके वालिद की फ़ोटो लगी हुई थी। तो वो कलाम था, एवें बोलना बनेरे ते कामा सजना नहीं। उधर तो कितनी देर हो गई होगी? बख्शी सलामत साहब की 82। हाँ जी।
तो उससे पहले फिर मैंने उस वक्त एक कलाम लिखा था, उत्थे अमलां ते होणगे नबेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी, जो कि हिंदो पाक में उस कलाम ने तहलका मचाया। इसके अलावा फिर 1984 में मैं खान साहब को लेके सोनम कंपनी से मैंने पहली दफ़ा उनका सौदा करवाया। फिर उसमें जे तू रब नूं मनाउणा पहले यार नूं मना, तस्बीह दे के एक दाने ते तू यार दा विरद पकाउंदा रहो, मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां सुख माही नाल लै गया, अखियां नूं चैन ना आवे सज्जणा घर आ जा, किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार दा, हंझू अखियां दे विहड़े विच पाउंदे ने धमालां, रोग सोच के मुहब्बतां दे लाइए फिर रोना चंगी गल नहीं। जैसे कि मैंने कहा एक म्यूजिक की इंसाइक्लोपीडिया हमारे साथ। जदों मिठी नींद सौंदी है खुदाई मैं रोवां तेनू याद करके, खान साहब के बेशुमार कलाम है मेरे। और उसके अलावा मैंने तमाम हिंदो पाक के आर्टिस्टों के साथ काम किया, आशा भोसले के साथ भी, नैतन मुकेश के साथ भी, दलेर मेहदी के मैंने 1 घंटे में 15 गाने लिखे हैं। 15? 1 घंटे में 15 गाने, हाँ जी। तो वो अभी माशाल्लाह हर 3 मिनट एक गाना। हाँ जी, तुसी नंबर दिता सी उन्होंने, तुसी नंबर दिता सी, तुहानू याद होएगा। ये मशीन है जी, ये शायरी की मशीन है। एसएम सादिक ईसा खेलवी ने मेरे 890 गाने गाए हैं, शौकत अली साहब ने मेरा 850 गाना गाया है, खान साहब ने भी मेरे सैकड़ों के हिसाब से गाए हैं, शेर मियाँ दाद, बदर मियाँ दाद, जितने भी पाकिस्तान के, शबनम जी दिल चीज़ है क्या जाना, ये जहाँ भी तुम्हारी है, जवाद अहमद वो कहती है सैयां मैं तेरी हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आर्ट शायर का कोई नाम ही नहीं लेता, पहली तो बात ये। आरफ लोहार साहब ने भी मेरा 900 गाना गाया, यानी कि हर तरफ ना गानों के ढेर लगे पड़े हैं माशाल्लाह। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि नुसरत फ़तेह अली खान इतना बड़ा आर्टिस्ट कि शायद दुनिया में ऐसा आर्टिस्ट पैदा ही ना हो। बेशक। तो पहली दफ़ा जब मैं गया हूँ तो जब दौड़ा आता है ना शायरी की सनफ में, जब जिसे मक्ता भी कहते हैं, दौड़े की चौथी लाइन में, जैसे गुलाम फरीदा मेरा यार मिला दे या बुल्ले शाह पता तद लगसी, चौथी लाइन च शायर का नाम है। तो उत्थे अंबलां ते होणगे नबेड़े च मेरा 10 दफ़ा नाम आता है, तो एक बच्चा 15 साल का, तो इत्थे ना कट भी देंदे ने विचों कि रहन दिओ यार, हुण बार बार सादक सादक ही आ रहा विच। लेकिन उस बंदे की कबर नूं भी मेरा सलाम है कि उन्हें, मैं अगर मैं 15 बारी लिखिया है ना, तो खान साहब ने 15 बारी किया विच। बड़े आदमी। हाँ। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सर मैं चाहूँगी कि क्योंकि आप ऐसे करके आपको आमद हो जाती है, तो कुछ खान साहब के लिए अगर कुछ अशार आप कहना चाहें ब्रेक के बाद, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आप खान साहब के लिए पेश करें। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की एसएम सादिक साहब से। अभी ब्रेक से पहले यही बात हम कर रहे थे और ऑन एयर भी मैंने ये बात कही कि अगर हम इनको म्यूज़िक की इंसाइक्लोपीडिया कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। और जो इन्फॉर्मेशन, वाक़यात, स्टोरीज़ और इन्फो हमें इनसे मिल सकती है, वो शायद हमें और किसी से नहीं मिल सकती। तो ऑफ कोर्स हमने अपने सीनियर से बात करनी स्टार्ट की। लेकिन ताहिर साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत। जी जी, उस्तादों के उस्ताद। क्या कहेंगे? मैं अर्ज़ करूँगा कि एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में नुसरत साहब पहले आर्टिस्ट हैं जो वेस्ट में भी जिनकी पॉपुलैरिटी गई है और उनको इतना ही उनकी वर्शिप की गई है जितना हम उन्हें पसंद करते थे। खान साहब का जो फेम है वो 70s में शुरू होता है और खान साहब इस खित्ते में, पाकिस्तान में तो उनका नाम हो गया था। वो एक रवायत थी कि राज कपूर, पृथ्वीराज ने अपने बेटे राज कपूर की शादी पे उस्ताद मुबारक अली फ़तेह अली खान से कवाली की थी। तो उनके घर की एक मिथ थी और एक लेगेसी थी। तो फिर जब ऋषि कपूर की 70s में, 79 में शादी थी, तो राज कपूर ने पता किया कि उस घराने का कोई चश्मो चुराग, कोई फर्जंद है। तो जब पता किया कि जी हाँ जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, मुबारक अली फ़तेह अली खान साहब के बेटे जो हैं शोरा आफाक कवाल, तो वो फिर गए हैं बम्बई में, बॉलीवुड में।
वहाँ फिर उस वक्त के जो भी सारा सिलसिला था, दिलीप साहब से लेके बच्चन साहब और एस.टी. बर्मन से लेके जो लोग भी उस वक्त थे हयात, उन्होंने सुना। और मौसीकार नौशाद साहब बिल्कुल जो बुनियादी तौर पे कवाल घराने से ही हैं और उसके बाद वो प्लेबैक मौसीकी की तरफ आए हैं, वो उन्होंने नहीं सुना था इत्तेफाक से। तो उन्हें कहा गया जी कुछ कहें इनके लिए। उन्होंने कहा जी कि इनके पेरेंट्स के लिए, वालदैन के लिए तो हमने सुना है मुबारक अली फ़तेह अली, लेकिन साहब को भी सुना नहीं। पहले ये कवाली फरमाएं, पेश करें, तो फिर हम कुछ कहेंगे। जब खान साहब ने कवाली वहाँ की तो उसके बाद फिर अपना नौशाद साहब ने बहुत ही उम्दा और हाई प्रोफाइल उन्हें जो है वो कलामात उनके लिए कहे। और खान साहब से पहले पंडित रविशंकर जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के आर्टिस्ट थे ऐसे जो वेस्ट में जाने जाते थे। लेकिन फिर जुगन इतना नाम हुआ कि उस वक्त माइकल जैक्सन और इतने मुख्तसर से वक्त में आप ये देखें कि अगर 54 साल के तो हमारे 55 साल साथ के तो होते फौत हो आज गए। भी तो सोच सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फिर जो है उस वक्त आप माइकल जैक्सन वगैरह की बात है। माइकल जैक्सन और मेडोना ये बहुत उस वक्त पीक पे थे। तो तब इनका जो इंटरनेशनल कंपनीज थी और उन्होंने सोचा कि ये आपस में गाएं और मिलें, वो भी प्रोग्राम बन रहे थे। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि खान साहब जो हैं वक्त से पहले चले गए। और जब वो लाहौर में बैठे हुए थे तो यहाँ एक लाम डोरी लगी हुई थी। कभी शेखर कपूर आ रहा है अपनी फिल्म के म्यूज़िक के लिए, A.R. रहमान जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है और पहले जनूबी एशिया के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्हें ऑस्कर मिला, वो यहाँ आए 96 में। 97 में तो खान साहब चले गए हैं दुनिया से। तो मुझे याद है ये नदीम सलामत साहब और मैं उस वक्त रोज़नामा जंग से वाबस्ता था। हम हाजी इकबाल नकीबी साहब, आज उन्हें भी होना चाहिए था, मेरा ख्याल है सुबह उठते नहीं है नहीं छेती। तो वो A.R. रहमान इधर आए और मैंने अभी वक्फे में जब आप वक्फा हुआ है तो मैं और नदीम सलामत साहब बात कर रहे थे कि वो A.R. रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखा और कि वो बिल्कुल ऐसे थे कि पता नहीं गंडा बांधा था कि नहीं, लेकिन वो शागिर्दों की तरह बिहेव कर रहे थे। क्यों जी सलाम साहब? बिल्कुल जी ऐसे। सर, हाँ। और बोले भी थे वो, कहा भी था। और जो मुंह से हवा भी निकली है ना नुसरत साहब के, वो हिट निकली है। बेशक। सलमा आगा से लेके मुझे याद है इधर मजंग में उनका स्टूडियो होता था खान साहब का, थोड़ा देर इधर भी रहे हैं, फिर स्कीम मोड़ में भी उनका सरगम स्टूडियो था। तो मेरे साथी हैं बड़े मशहूर ब्रॉडकास्टर हैं मोहसिन जाफर साहब, बिल्कुल। वो एक दिन आए कि जी ये मीर साहब मात्रे क्या होते हैं। मैं क्यों क्या हुआ, मात्रे आपने कहाँ से सुन ली? क्या जी 9.5 मात्रे सलमा आगा को कुछ बना के दिया है, 9.5 मात्रे में खान साहब ने, नुसरत साहब ने। तो खान साहब के पास जो भी गया है, रियाज इम्तियाज़ गए हैं, शबनम मजीद गई हैं, हुमैरा अरशद गए हैं, कोई जो भी आर्टिस्ट गया है उसके लिए उन्होंने उसको दान किया है, उसको गिफ्ट दिया है। बिल्कुल। उसको अभी हम बात कर रहे थे कि हसन रिजवी मरहूम ने वो लिखा था थारे बिना लागे नहीं महाराज जी यारे, बिल्कुल। तो वो हुमैरा ने भी गाया, हुमैरा अरशद ने और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली, और दोनों हिट है। दोनों हिट है, बिल्कुल। जी सर, बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ कवाल, बट उसके साथ साथ बीइंग अ टीचर, खान साहब के बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाना आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप हमें गाइड करें तो। एंड आपका पर्सनल जी एक्सपीरियंस। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी अकीदत या मेरी फैमिली की अकीदत क्या है, उनके साथ क्या रिलेशन है। और ये इसको आप हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम पहलू कह सकते हैं कि मेरे दादा, ये पाकिस्तान म्यूज़िक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है, मेरे दादा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के दादा के शागिर्द थे। वाह ठीक है। मेरे अब्बा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के अब्बा के शागिर्द थे। ओके। उसके बाद मैं, मेरे भाई जावेद सलामत मरहूम, हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द हैं। वाह। इस तरह ये थर्ड जनरेशन हमारी उनके साथ एक बहुत ही मोहब्बत भरा रिलेशन है कि मैं अभी ताहिर भाई से कह रहा था कि यार उस दौर में जो नाम था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का,
जब ए आर रहमान साहब आए हैं तो पूरी दुनिया बुला सकते थे, वो कहते कि आ जाओ, सारी दुनिया भागती। लेकिन क्या मोहब्बत थी या क्या उनकी शफकत थी कि हमें फ़ोन किया गया और हम पहुँचे। और जो आपने बात अभी की है, हमारे मतलब मेरा ऐसा ही था जी कि उनके आगे हारमोनियम होता था और वो ऐसे बैठ गए, हारमोनियम पड़ा है। उसके बाद उन्होंने बात की है, नहीं की है, फिर वो हारमोनियम पे आ गए। तो बस औकात ये होता था कि 8-8, 9-9 घंटे चुप करके मैं बैठा हूँ। वो मेरा इश्क था कि मैं क्या ऑब्जर्व छोटे से आप एज अ यंग बॉय, राइट? या इट वाज। मतलब फिर मुझे 96 में ही उनकी जब वो फिल्में बनाने गए, म्यूज़िक देने इंडिया, तो ऐसे ही मुझे मेरा पासपोर्ट था हाजी नकीबी साहब के पास। तो उन्होंने मुझे फ़ोन आता है वहाँ से कि कल कलकत्ता पहुँचो, हमारी टिकट आ गई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज़ और ऑनर था कि खान साहब म्यूज़िक देने गए हैं, मेरी क्या ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन उनकी शफकत, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही स्पेशल मोहब्बत थी उनकी मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। क्योंकि जलंधर से ही हम आए, जलंधर से ही वो आए, तो जलंधर से ये चीज़ें पकती चली आई, यू नो। तो अब अगर अब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, वो भी हमारे भाई हैं, खलीफा हैं हमारे, तो एक और काविशें शुरू हुई हैं। एक बहुत ही ग्रेट, बहुत बातें हैं ऐसी जो शेयर करेंगे जब भी आप करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर एसएम सादिक साहब से भी कुछ ऐसे स्पेशल वाक़यात हैं, 2 तो प्रॉमिस किए हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करने हैं। ये वो ख़जाने हैं व्यूअर्स जो आपको ऑनलाइन ढूंढने से नहीं मिलेंगी। ये बातचीत, ये वो स्टोरीज़ हैं, ये वो बातें हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी, हम अभी यही ब्रेक के दौरान डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे लिरिसिस्ट, जो हमारे पोइट्स होते हैं, हमें उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब मरहूम देते थे, और रिकग्निशन देना। देखें, गा तो इंसान ट्यूनर पे भी आजकल देता है, लेकिन जब तक आपके पास अच्छा लिखा हुआ रिटर्न वर्ड नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी बना दें, पाकिस्तान वो में हिट तो नहीं होने वाला। जुगन, ये सिखाने की बात है कि लिरिसिस्ट का नाम जो है नुमाया, सबसे पहले जो है वो शायर है, बिल्कुल, फिर उसके बाद कंपोजर। बेशक। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, और कुछ ऐसे स्पेशल वाक़यात हैं जो हमारे साथ एसएम सादिक साहब अब शेयर करेंगे। जी सर। एक बरसी हुआ करती थी जी उनके वालिद की, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात और भी करना चाहूँगा कि बाज़ लोग कहते हैं जी खान साहब जो है ना वो बाद में जाके हिट हुए हैं, जब वो इंडिया गए हैं। तो मैं कम से कम इस बात से इत्फाक नहीं करता कि खान साहब का जो पहला कलाम ही निकला था ना, नहीं मैं जाना जोगी दे नाल ते हक अली अली मौला अली अली, इन्हें हर जगह के उत्ते अगर कोई दुकान है, कोई गड्डी है, कोई भी जगह है, तो उस वेले इस कवाली ने और नहीं मैं जाना जोगी दे नाल, ये 2 आइटम उन्होंने इन्ने क चल रहे सन कि जिहदा कोई हिसाब नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल फेम उस वक्त मैं हुआ आ जब रहा 92 इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जी सर, मैं आ रहा उस पासे, क्योंकि मेरा एक 25-30 साल ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਸਰਗਮ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਟੇਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਟਰੈਕ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 10-10 ਵਾਲੀਅਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਹਾਊਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ 1984 89 ਦੇ ਵਿੱਚ 84-85 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। 89 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਲਬਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਟਰੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਫਿਰ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਰਦ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सर ये भी तो लोग बहुत कहते हैं कि आपकी गज़ल गायकी भी बड़ी खूबसूरत थी, मतलब कुछ जो आपने देखें जी, आज जो म्यूज़िक चल रहा है उनके 20-25 साल बाद भी
आप कोई फिल्म उठा लें, किसी कवाल को सुन लें, जब तक वो नुसरत फ़तेह अली खान का एटम नहीं गाएगा उसको रोज़ी मिल ही नहीं सकती किसी महफिल से। 100%। पूरे पाकिस्तान में इंडिया की कोई फिल्म देखें, फोक गाना कोई सुन ले, उसमें आपको नुसरत फ़तेह अली खान आगे खड़ा नजर आएगा, बेशक। यहाँ उसकी कापी होगी। लेकिन फिर कवाली अब सिर्फ कवालों की बात नहीं है। पूरी अब दुनिया तो तो दुनिया में मौसीकी के जितनी असनाफ हैं वो भी सब, जितने वो क्लासिकल हैं चाहे वो कोई हैं, खान साहब को उनको गाना पड़ रहा गाना है पड़ रहा है हर और जगह पे उनका वो आगे नाम मानना ये अच्छी बात नहीं अच्छा, है। दूसरा उनमें एक और बात थी कि जो वो धुन बनाते थे ना, क्योंकि मैं तकरीबन 25 साल उनके साथ, मुझे जो वज़न की समझ आई है ना उनके हाथों से आई। सारी रात मीर सर साहब वजन बैठते, क्या होता है जो जो हमारे वज़न- viewers मैं को आपको यहाँ- बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक वाकया शेयर करता हूँ, वज़न का भी पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे कहा स्पेशल के सादक मैं तेरा पूरा एल्बम करना चाह रहा। मैं कहा जी ठीक है, मैंने तुसीं दसो कि की एक ऐटम सी, एक तरफ उसका घर एक तरफ महकदा। वाह वाह। मैनू कहते ये तो सूफियाना कलाम लिखना है, बैर भी ये ना होवे, तर्ज भी ये ना होवे, लफज भी ये ना हो। मैं मुखड़ा लिखिया कोल बह के उन्होंने कि किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार। क्या बात है। मैं क्या जी क्या तुसी बात ना है, इनू वाह। तर्ज बनाओ, उन्होंने ट्यून ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਸੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ खान ਫੈਸਲਾਬਾਦ। साहब खुद भी तो शायर सन ना जी। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਖੁਦ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ लेकिन पहचान सी उन्होंने अच्छी शायरी हाँ जी, की, पहचान- अच्छे कलाम हाँ की। वाह वाह। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਅੰਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ, ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤਰਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। हाय हाय। वाह वाह। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸ਼ੋਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੇ ਮਿੰਟੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ क्या ਨਾ, बात है। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਟਮ ਸੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਬਹਿਰੇ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਗਾਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹਿਰ ਹੈ। वैसे तुसी ना नसर च दसिया करो, गाया ना करया करो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆਪਨੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ- ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਮਿੱਟੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਾਈ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ सुबह सुबह नहीं नहीं नहीं, लेकिन कोई भी, लेकिन एक गल है कि कोई तर्ज तुसी कोई भी गलत नहीं कही बिल्कुल ऐसा। है। देखो ਸਹੀ ਕਹੀ पूरे लगाओ ना, सही कही ये बात ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ वो ਤਰ੍ਹਾਂ ये ਪਤਾ कह रहे ने नहीं नहीं कि कम डबल ना ਆਹੋ, ਉਹ लगाओ ਪਤਾ ਕੀ जरा ਚੱਕਰ डबल ना ਹੈ हो ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, लगाओ ਉਸ जरा ਤਰ੍ਹਾਂ- घट कर लो। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੇ ਤਰਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਤ- ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਸੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹਿਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਅੱਖੀਆਂ मैं- ਦੇ हाँ, वो ਇਹ change ਵਜ਼ਨ होता है, change साल बिल्कुल साहब चेंज। मैं एक गल शेयर करना चाहता जी, हूँ करो। कि मास्टर अब्दुल्ला साहब है जी, बड़े नॉन मौसीकार हुए हैं सब कॉन्टिनेंट में, सही, यहाँ भी, सही। ठीक है ना जी। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस गाने में कवाली ना हो, ਹਾਂ नहीं उन्होंने तो पंजाबी च कहा सी कि जिस गाने गाने च च कवाली ना कवाली होवे। ना होवे वो हिट नहीं हुंदा। सही ये फिर क्या उन्होंने बात मुझे हुई? जो है ना, वो हम नलायकों को भी मतलब समझा देना, ये आप लोग उसको- तो नॉलेज ये थोड़ा टेक्निकल बात है, लेकिन कवाली से मुराद वो ये ले रहे थे कि जो पंच है ना और उसका पैटर्न जो है रिदम का, आम जो अताई उसे कहते हैं, जो लेमैन हो और नॉन प्रोफेशनल हो, ठीक है ना, वो उसका जब मज़ा लेगा, जैसे उनका गाना है चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे वाह, वाह। जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, मैडम नूर जहाँ और मेहदी हसन साहब, ऐसे ही रेंडमली मुझे याद आ गया गाना। तो उसमें उसकी चाल में उसके रिदम ट्रैक में कवाली है,
अच्छा। मोस्टली कवालियाँ जो होती हैं वो ये समझने की बात है। तो ये कवाली जो है, कवाली की एक और भी बात है। कवाली, अगर आप कवाली की जो मुरवजा, एक मुरवजा है ना जी, ठेके हैं उसके, और जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने एक रिदम को जो एक नई डायरेक्शन दी है, वो डायरेक्शन ने भी पूरी दुनिया में कवाली रिदम को, आप कोई इंग्लिश गाना सुन लें, अमेरिकन गाने सुन लें, अब दे यूजिंग तबला इन देयर, और वो है कवाली जेड़ी ये गल कर रहे हैं, जेड़े इंटरनेशनल लोग हैं सारे कवाली के रिदम को यूज कर रहे हैं। दूसरा ये ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੱਟ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ 'ਚ ਖਮਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਟਮ ਲਿਖਿਆ। ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਟਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਲਾਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤਾਣੇ ਤੇ ਬਾਣੇ, ये जिस तनु लगती है वो तनु। फेवरेट। अच्छा, इसी नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और ट्रिब्यूट भी हम पेश करते रहेंगे थ्रू आवर वेरियस आर्टिस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एब्सोल्युटली लवली। अच्छा नदीम साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, आप हैं खुद भी एक लेजेंड के बेटे हैं, और आप सिर्फ आई थिंक 12 साल की आपकी एज थी जब आप अपने अबू से जुदा हो गए। किसी भी लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करने का सही तरीका क्या है, ये हमारे जो तीनों सीनियर इस वक्त बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, लोग तो अपनी तरफ से ट्रिब्यूट पेश करते रहते सही है, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी का ट्रिब्यूट पेश करने का मतलब उनको हमें कैसे याद रखना चाहिए, एक्चुअली तरीका क्या है सही? एक तो जी, ये तो आप लोग ही हमें बता सकते हैं ना, लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं। एक तो काम और नाम और उनकी मेहनत ऐसी चीज़ होती है कि जो याद होती है आपको, लेकिन दुनिया में आपके अपने काम और ये वो हो जाता है। लेकिन जो एक अच्छी बात है कि आप जिस दिन से उनको मनाना चाहते हैं कि आज उनका सोग मनाया जाए, आज वो पैदा हुए हैं उनकी खुशी मनाई जाए, हर दिन उनकी खुशी मनाई जाए और हर दिन उनका सोग मनाया जाए कि वो हम में नहीं हैं लेकिन हैं। तो इन दोनों रवायात को इकट्ठा करके अगर चलें तो बहुत अच्छी बात है। हम किसी इवेंट पे क्यों याद करते हैं उन्हें स्पेशली, ये है अभी आप कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा है कि भी बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जब एक तो लोगों से बात की ना कि हम इस हफ्ता पूरा ट्रिब्यूट क्यों, मैंने कहा वैसे ही नहीं, मतलब कोई बात हुई है, कुछ हुआ है, मैंने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ एक चीज़ हिट की कि भाई हम लोग सिर्फ ट्रिब्यूट मौक़ों पे करते हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ऑड लगती है, जिस पे मैं अक्सर कमेंट भी करती हूँ जब यंग आर्टिस्ट आते हैं, अगर वो किसी का पढ़ा हुआ कलाम पेश कर रहे हैं जो ओरिजिनल पहले, जैसे कि खान साहब ने या मैडम मलका तरन्नुम ने या शहनशाह गज़ल हो गए अपने मेहदी हसन साहब, तो शुरू करने से पहले या उसके बाद में कहें कि जी हमने ट्रिब्यूट पेश किया है उनको, क्योंकि ये भी तो एक बात है ना, हम तो क्रेडिट नहीं देते। जुगन, ये होना चाहिए कि जो सादिक साहब ने बात की है ना, ये इसलिए नहीं कि ये सामने बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान में बात रियलाइज़ करने की है जिसका बड़ा फुकदान है कि मीडिया में और जो इस तरह के पब्लिकेशंस के अदारे होते हैं जहाँ शायर का, मौसीकार का नाम आना चाहिए। ऑफ कोर्स नूर जहाँ साहिबा का नाम होना चाहिए, नुसरत साहब का नाम आना चाहिए, बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो शायर है और कंपोज़र, ये तरतीब जो है, हिफ्ज़ मरातब की जो तरतीब है, एक तो वो पाकिस्तान में ठीक होने की ज़रूरत है। इतना बड़ी अस्थाई, इतनी बड़ी शायरी जो है वो किसी को याद नहीं होता कि मसरूर अनवर साहब ने लिखी है या तस्लीम फाजली साहब ने लिखी है। एक उनका तराना है उस्ताद अमानत अली खान साहब का, किसी को नहीं याद है पाकिस्तान में।
ए वतन प्यारे वतन पाक वतन है जी, क्या बात। वो 1500 दफ़ा जो है वो उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। कोई नहीं तो दसेगा कि किसा है, करम हैदरी साहब ने वो लिखा है, ठीक है जी। और जिसको ISPR भी शफकत अमानत अली ने उसको रिप्रोड्यूस भी किया है। और दूसरा जो आप बात कह रही हैं कि किस तरह से ट्रिब्यूट होना चाहिए, ट्रिब्यूट इस तरह से होना चाहिए कि पहले तो ये ट्रिब्यूट तो बाद की बात है, ज़िंदगी में रिकग्नाइजेशन होनी चाहिए कि ये बैदी हसन है, ये अख्तर सैन अखियाँ हैं, ये मास्टर नजर सैन है, ये सादक साहब हैं, इंतजार में ये रहते हैं, नदीम वो सलामत गलत साहब। है। अब ये नदीम सलामत साहब है ना, ये इसलिए नहीं कि ये इस प्रोग्राम में आ गए हैं या मैं इनके सामने बैठा हूँ, इतना मुश्किल ये काम करते हैं और अवामी काम भी। देखिए और ना, 10 दो इंतहाएं- साल इन्होंने आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जाके परफॉर्म किया, राइट सर? वो जो आपका एक 10 हाँ ईयर जी। का टेन्योर था। और फिर जी उसके एक और बताऊंगा कि ये OSTs आजकल बन रहे हैं, ये मुझसे शुरू हुए हैं। बाद- जी वाह वाह। राहें, आशियाना, बुलंदी, दुपट्टा, हवाएं, सदाएं, 2000 तक मैं आई वाज इन पाकिस्तान, बिल्कुल। तो ये मुझसे शुरू हुए। उस तो बाद किसी ने कोई पता नहीं था। मतलब इसका बड़ा जो लेकिन मुझसे एक्सिस है शुरू ना, हुए। एक्सिस जो है 180 एक्सिस होना चाहिए शुरू से भी। मतलब नुसरत साहब वो खुशकिस्मत आर्टिस्ट हैं जो लकीली उनकी जिंदगी में उन्हें लेजेंड मान लिया गया। आज लेकिन भी बहुत लगता सारे है कि वो नजरअंदाज हैं, भी हुए हैं। आज भी लगता है वो हैं। हम जी तो जी यही जी। कहते हैं कि और कुछ लोग ट्रिब्यूट जाने के के बाद हवाले भी से- लिविंग लेजेंड ही होते हैं। और ट्रिब्यूट के हवाले से ये कि जो लोग दुनिया में कुछ करके जाते हैं उनको हमें पल पल याद करना चाहिए। लेकिन हम और जब इंतजार वो कर रहे नहीं हैं चाहिए। साहब, और हम सर जब इंतजार हो कर रहे तब हैं। उनको याद करना नहीं, चाहिए। जाने के बाद जहाँ उनकी तक खान रेटिंग साहब आ की जाती बात- है तो हर कोई बात करना। जुगन जी जहाँ तक खान साहब की बात है ना, उनको बहुत पजीराई मिली है। शायद माशाल्लाह। हमारे मुल्क सर, के वो किसी तो आर्टिस्ट सोच को है इतनी बंदे की। पजीराई नहीं मिली जो नुसरत पूरे फतेह अली खान साहब को एशिया- मिली पूरे है। जनूबी ये तो मैं एशिया में आपके शायद। साथ सर लेकिन वो उनके दौर से पहले ये जो सोशल मीडिया उस उनके दौर में नहीं था। अगर वो आज होते ना तो वो उनकी कोई और ही पोजीशन होती। बेशक बेशक ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो सर आपसे कुछ अशार हम आर्टिस्ट सुनेंगे के वापस जाने का आके। इंतजार छोड़ दें। चलो जी सर। शुक्र है, अशारदा भी हम किया तुमने। आर्टिस्ट के जाने का इंतजार छोड़ दें। वाह वाह वाह। उनके यही होते हुए ये हम यही स्टाइल मैंने जी कही। यही बात है कि इंतजार क्यों करते हैं हम बेशक, उसकी जिंदगी में उसको सल्यूट करें क्योंकि यार। जब अगला बात। चला जाता है तो हुई। फिर क्योंकि जब चला जाता है तो रेटिंग ज्यादा आती है ना, सोशल मीडिया पे ज्यादा आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे इस बहुत बहुत ही अच्छी। पैथेटिक नोट पे, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने हंस के इस बात को उड़ा दिया क्योंकि ऑब्वियसली टेलीविजन है, सुबह है, तो इस वजह से पॉजिटिव बातों की तरफ ही रहें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और आप भी जो 2 लोग देख रहे हैं, आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे व्यूअर्स जो जब कोई ओकेजन आता है तो एकदम से लिखना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो ग्रेट लोग होते हैं वो ग्रेट अपनी ज़िंदगी में होते हैं, जाने के बाद तो बहुत से लोग याद करते ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभी उनकी इंटेंशन कुछ और होती है कि हमें खुद को ज़रा और फॉलोइंग मिल जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सादिक साहब फिर कुछ अशार हमारे साथ शेयर करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपसे वादा किया था कि कुछ अशार जो हैं पेश करेंगे SM सादिक साहब इन ऑनर ऑफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। जी कि रंगां ते बड़ी ना हट के पेश कर रहे हैं, कुछ गीतां गूतां तो हट के है जिहड़ी तुहानूं शायरी सुना लगे कि रंगां ते महकारां धोखा दिता है। आहा वाह। रंगां ते महकारां धोखा दिता है, धोखेबाज बहारां धोखा दिता है, बहुत अच्छी। ते मिठा मिठा बोल के खोटे लोकां ने खबरे किन्नी वारां धोखा दिता है। क्या बात। और अखां मीट के फुल्लां पिछे नसदे ने, अखां मीट के फुल्लां पिछे नसदे ने, फिर कहंदे ने खारां धोखा दिता है। आहा क्या बात। ते मारे गए आ यार पराइयां आसां ते, मंगे होए हथियारां धोखा दिता है। ते ओदी साडी दूरी हो गई, ओदी साडी दूरी हो गई, गैर दी आखी पूरी हो गई। आहा ते मैं गुरबत दा रांझा बनिया, भुख मेरे लिए चूरी हो गई। वाह वाह, गुरबत दा रांझा ਬਣਿਆ ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਯਾਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। आहा बहुत अच्छे। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਠੰਡੀ ਦਰਦ ਤੰਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। क्या वाह वाह वाह। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਆਖੀ ਸੋ ਪੂਰੀ हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सादिक साहब बहुत अच्छे। क्या बात है, Very क्या good. बात है। Very वाह good. वाह वाह।
ए आप ना गाना। अच्छा जी। हाय अल्लाह, एक तो मीर साहब ने नहीं, ब्रेक आला में तंग कर करके सारे आला बात ही कर देना। आला शायरी है और वाह जी वाह। उन्होंने कुछ वैसे कोई मतलब जिस लेवल का सादिक साहब लिखते हैं आज, आई डोंट थिंक ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता है जो इनके लेवल पे लिख सके और प्रेजेंट कर सके। देखें ये अभी प्रेजेंट खुद करने का भी एक तरीका होता आप है। खुद इतने अभी उतने ही जितना कह रहे हैं ना, ये पहले नुसरत साहब के साथ लिख रहे थे, आज भी उतने ही बिजी हैं। बिल्कुल। और इनका मैं ये समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट के बड़े और पॉपुलर आर्टिस्टों के साथ इन्होंने गाया है। और एक बात मैं और, जो आपकी प्रोडक्शन की टीम जो भी नईमुल हसन और भी जो फैसला करते हैं, इंतहाई रेलेवेंट लोग आपने बुलाए हैं। नदीम सलामत साहब भी, वो हमारे कवाल भाई भी, और ख़ास तौर पे एस.एम. सादिक साहब हर भी, इंसान और का जो अपना नए लोग आए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्रिब्यूट जो है, जो गाने को रूह से भी और अकल से भी और ग्रामर से भी उसकी गा रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट है जुगन मॉर्निंग शो को। अब नहीं, मॉर्निंग विद जुगन की टीम को जुगन तो बैठ के सिर्फ होस्टिंग करती है, सीधी बात है, ये टीम का एफर्ट मैंने होता कहा है। आज जुगन का भी उर्स कर देते हैं। आपका मैंने किया परसों उर्स, तो आज आप मेरा कर रहे हैं। अभी 2 और दिन बाकी हैं हमारे साथ ताहिर साहब। कि नैब दा दफ्तर में रोज आना है। रोज आने मैं, आप ना आए कल या परसों, मैंने ऑन एयर आपकी फिर तारीफें करनी है। अच्छा, तो सर आपसे फाइनली ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी स्पेशल बात जो शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ आप? हाँ जी, बहुत सारे वाक़यात हैं। एक बार मुझे जब कलकत्ता में बुलाया गया तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका नाम नहीं लेता मैं, जो पहली रात थी उसमें जो सोनू निगम साहब और ये वो उनके साथ शो था खान साहब का स्टेडियम में। तो मुझे ये अंदाज़े नहीं थे, मैं हमेशा उस खान साहब को उनके घर मिला, उनके शो पे कभी नहीं गया था। ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं नहीं जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो बंदे साथ होते हैं ना कव्वाली करने वाले, वो एम ही समझने लग जाते हैं कि शायद इसको हिस्सा मिलना है। अच्छा, तो मैं हिस्से की वजह से नहीं जाता था कि ये हिस्सा अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, हिस्सा मैं क्यों जाऊँ, ये फ़ौरन अंदाजे लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब मैं इंडिया गया तो सारे बंदे बैठे हुए थे कलकत्ता में ही, तो मैंने कहा मुझे मेरे उस्ताद जी ने, मेरे चाचा जी ने अपनी मोहब्बत में बुलाया है, बिल्कुल नहीं समझना कि मैं गाना आया वाह वाह। या वारी कहना आया, हिस्सेदारी कुछ के भी नहीं खिलाफ करना आया। मैं आया हूँ आप लोगों से क्योंकि उनकी अकीदत में आया हूँ। अच्छा, वहाँ पे पता चला कि अखबार में उस आर्टिस्ट ने खान साहब के लिए कोई बुरी बातें कही, और वो बुरी बातें सुना दी गई खान साहब को। और जब वो सुना दी गई तो उसी रात उसी होटल में एक सालगिरह थी, तो नकीबी साहब फुल पके हुए थे कि ये कर देना है, वो कर देना यानी है, नुसरत साहब के सेक्रेटरी साहब हाजी इकबाल साहब, और बहुत ज़्यादा मतलब काम ख़राब हो रहा है। और जब खान साहब तक बात पहुंची तो ऐसे सब बैठे हुए थे। जो सबसे खूबसूरत बात है, आज तक वो मैं जहन में रखा हुआ हूँ कि आप भी कह रहे हैं खान साहब ये गल गलत है, एंज तेंज, वो चुप करके बैठे हैं ऐसे सुन रहे हैं। तो कहते हैं यार उन्हें कह देता, तो चलो कह देता उन्हें, छड़ दियो गल, मेरा भी शो हुआ कल, दुआ करो अल्लाह इज्जत दे। क्या बात। ग्रेट, What a great man and what a secure man. बस कहते छड्डो यार, और की है। और बहुत बहुत बड़े हमने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिनके Surrounding बारे होती में थी जरा सी भी कोई बात कोई कह दे तो एक वाविला मच जाता है। और आप देखें कि किसी ने अखबार में ये बात शाया कर दी और उन्होंने कहा कि छड्डो पर आओ, छड्डो पर यार, इज्जत रब ताला देते हैं। व्यूअर्स, जैसे ये बात जुगन ये है ना, फवाद चौधरी साहब तर्जमान है हुकूमत के, इसी ज़माने में मैं खान साहब का जो है ना वो बहुत एडवाइज़र हो गया था प्रेस के मामलात जो है। तो ये जो बात कह रहे हैं ना कि खान साहब के खिलाफ फलां ने लिखा, ये तो शायद इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ जी इंडिया, तो यहाँ पाकिस्तान में खान साहब के खिलाफ भी बहुत लिखा जाता था। बहुत। एक अखबार का ग्रुप था जो उनसे कुछ फंक्शंस वगैरह करवाना चाहता था, तो वो रोज़ कुछ ना कुछ खान साहब के खिलाफ लगा रहा था। तो हाजी इकबाल नकीबी साहब सेक्रेटरी जो हैं, ये लाजम मलजूम रहे हैं सारी ज़िंदगी हाजी इकबाल उनके साथ। उन्होंने मुझे बुलाया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब आपको याद कर रहे हैं। मैं जब गया तो उन्होंने मुझे एक खबर दिखाई जो बड़ी डेंजरस खबर लगी हुई थी एक अखबार में, नुसरत साहब ने, खान साहब ने, ये 84C मॉडल टाउन में।
तो मैंने उन्हें खान साहब को कहा कि ये ना आप इमरान खान साहब को ये है 96 की बात है, इमरान खान साहब से कहें शौकत खानम में उनका बड़ा मजबूत बांड बन चुका होता, तो वो ये मामला आपका रफा दफा कर देंगे। ये फिर जो वापडा हाउस है इसके बेसमेंट में सैलूज रेस्टोरेंट है, वहाँ नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बैठे थे इमरान खान साहब, और उन्होंने उस ग्रुप के साथ पैचअप करवाया था। और उनके लेकिन वो टेंशन में नहीं थे। और एक आर्टिस्ट ने ना उनको, मुझे एक बहुत बड़े घराने के उसने कह दिया कि वो खान साहब की कुछ सरगम के हवाले से, तो खान साहब ने उसकी भी टेंशन नहीं ली। तो मैंने कहा कि खान साहब ये छापे हैं या ना छापे, उन्होंने कहा छाप दो। तो टेंशन कूल आदमी थे, तो कहने का मतलब ये है। और बहुत ओपन माइंड और रिलैक्स्ड और मतलब अपने काम और अपनी ज़ात पे तवज्जो देने वाले कि अपने आपका कंपटीशन आपके दरवेश साथ सफ इंसान सी उन्होंने विच बिल्कुल कोई ऐसी गल ही नहीं सी कि किसी दी बुराई करनी है या किसी ने कुछ कह भी दिता है तो वो दर गुजर कर दे। और सखी बहुत, कोई उन्होंने दर तो खाली नहीं सी जाते। बेशक जद भी मैं देखिया 2-4 मस्कीन बैठे ही होंगे सन, ड्यूटियां बड़े बड़े नामवर बंदे ने जेड़े आजकल बड़े बैग के निकल जाते सन। अच्छा हमें भी अभी निकलना है छोटी सी ब्रेक पे, वरना वो हमारे बगैर निकल जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे।